आज सोशल का देखते हैं मॉडल पेपर। कोशिश करेंगे अपन साइंस सोशल साइंस वगैरह के मॉडल पेपर देखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उनको लिखने का तरीका क्या हो, ये सब ऑनलाइन क्लास में यहाँ पर देखें। है जैसे मॉडल पेपर हो जाते हैं फिर एक एक चैप्टर वाइज बात करेंगे फिर सोशल साइंस में। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पेरियर राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है और मेरे ख्याल से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो एक काम करो आप लोग, गूगल पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये सर्च करना या फिर अपन इधर ही अभी देखते हैं। ये क्वेश्चन पे यही मत रुक जाओ केवल। राष्ट्रीय उद्यान पूछा है ना, तो अपन देखते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। नेशनल पार्क इन एमपी, पहले एमपी देख लेते हैं और इंडिया भी देख लेते हैं, दोनों देख लेते हैं। आपको मालूम भोपाल में जो वन विहार है वो भी नेशनल पार्क है। एमपी में ये है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार, पेंच नेशनल पार्क और सतपुरा। वन विहार के बारे में सभी परिचित हो, नेशनल पार्क है ना। मध्य प्रदेश में कान्हा जो है वो जहां तक है, कुछ लिखा नहीं उन्होंने, हर एक के बारे में देखना पड़ेगा। तो देखो एक चीज करो, मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि नेशनल पार्क पे देखो अभी पहला क्वेश्चन देखा ना आपने, नेशनल पार्क पे क्वेश्चन बनता है। तो आप एमपी के प्रमुख कम से कम नेशनल पार्क कौन से जिले में है वो, और कौन से प्राणी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, 3 कॉलम बनाओ, ऐसे टेबल जैसे बनाओ। देखो ये जो नोट्स बनाओगे ना आप, ये आपके 10th क्लास के नहीं बना रहे हो कि भाई ये एमपी का जीके या फिर आपका जनरल नॉलेज के लिए बना रहे होगे, और ये हमेशा ही काम आएगा आपको, उसमें कोई दो राय नहीं है। पुराने बच्चों को मिल जाए अगर तो वो भी बहुत बढ़िया है। आप में अगर भाई बहन पढ़ता है कोई तो उसके पास होगा ये वाला नोट्स बनाया, पिछली बार बनवाया था, असाइनमेंट दिया था कि नेशनल पार्क अपने मध्य प्रदेश के पहले तो, और दूसरा देश के नेशनल पार्क कौन से हैं, 3 कॉलम बनाना है। नेशनल पार्क का नाम, कौन से स्टेट में है, और एमपी का है तो कौन से जिले में है, और उस वो नेशनल पार्क किस जानवर के लिए फेमस है। 3 कॉलम बनाना है बस। नेशनल पार्क का नाम, किस स्टेट में है, मध्य प्रदेश का है तो कौन से जिले में है, और कौन सा जानवर के लिए फेमस है। बस ये 3 चीजें करना है उस टेबल में। और यकीन मानो आप, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो केवल 10th क्लास में नहीं, जो कंपटीशन एग्जाम होंगे ना उनमें भी बहुत सारे जो है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा के ये असाइनमेंट पूरा कर लो सोशल साइंस का, आज ही कर लो, बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में 3 3 6 और 2 8 नेशनल पार्क है। कान्हा, पाना, पन्ना, कूनो, बांधवगढ़, माधव, वन विहार, पेंच और सतपुड़ा। तो इनके जिलों के नाम, मध्य प्रदेश में ये सारे 8 पार्क, और किस जिले में है और किस जानवर के लिए फेमस है। थोड़ा सा मेहनत कर लो, काम का रहेगा। इसी प्रकार से नेशनल पार्क जो है वो भारत के प्रमुख, क्योंकि कुछ इंडिया के बहुत प्रमुख नेशनल पार्क हैं और बहुत ज्यादा फेमस हैं। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है, और जो है बाघ के लिए भी फेमस है। और यहाँ पर जो नीलगाय, नीलगाय या फिर इसी प्रकार वो जो हिरण होता है ना, उसकी एक विशेष प्रजाति पाई जाती है इसमें जिम कॉर्बेट में, उत्तराखंड में है। रणथंबोर जो है वो मेरे ख्याल से राजस्थान में है, बिल्कुल हाँ। गिर नेशनल पार्क बड़ा फेमस है क्योंकि मोदी जी के गांव है, मोदी से जुड़ा हुआ है, तो वो बहुत जरूरी है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा पार्क गेंडा हाथी के लिए फेमस, एक सींग वाले गेंडा हाथी के लिए, तो ये असम में है और फेमस है, बहुत ज्यादा नाम सुना हुआ है। टोटल टोटल मिला के अगर आप विकिपीडिया पे देखो तो संख्या भी देख सकते हो आप, विकिपीडिया पे पूरी लिस्ट निकल आएगी। ये हैं पूरे जो डॉट डॉट बने हुए हैं, ये नेशनल पार्क है अपने इंडिया के। स्टेट वाइज बोला जाए तो अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क है, आंध्र प्रदेश में 3 है। मध्य प्रदेश का देख लेते हैं, 11 नेशनल पार्क हैं, उन्होंने अभी अपन को केवल 8 दिखाए थे, 11 नेशनल पार्क हैं। टोटल मिला के, जो टोटल लिखा नहीं है इन्होंने, शायद उसमें कुछ वो गड़बड़ होगा। यहाँ पर उसके नाम लिखे हुए हैं बहुत सारे, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाना है अपन को, लेकिन कुछ कुछ जो नाम अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, बस उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। आंध्र प्रदेश के ज्यादा कोई वो है नहीं,
अरुणाचल प्रदेश अपन केवल मध्य प्रदेश का देख लेते हैं। अभी असम में मैंने बताया जैसा काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ज्यादा फेमस है, गेंडा राइनोसोरस, इंडियन राइनोसोरस, जो गेंडा हाथी होते हैं ना उनके लिए। काजीरंगा है, असम में है, बहुत फेमस है। उसके बाद है तो बहुत सारे, जाहिर सी बात है आप पूरे नहीं याद रख सकते। बिहार का इम्पोर्टेंट नहीं है, छत्तीसगढ़ का इम्पोर्टेंट नहीं है, गोवा का इम्पोर्टेंट नहीं, गुजरात का गिर है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, सासान गिर जगह का नाम है, सासान गिर, वहाँ पर है। और बाघ, हमारे जो शेर होते हैं ना उसके लिए, बब्बर शेर के लिए गिर नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसको याद रखो। मैं फिर बोल रहा हूँ, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, कि जिनका जो नाम ले रहे हैं क्योंकि फेमस है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इसलिए। उसके बाद आता है अपने एमपी के, कर्नाटका में इतने ज्यादा एमपी नहीं, केरल के, अभी केरल का ही पूछ लिया उन्होंने, पेरियार नेशनल पार्क। तो पेरियार नेशनल पार्क जो है वो एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व है, टाइगर भी है और एलिफेंट भी, एलिफेंट ज्यादा है बोला जाए तो। केरल में जो पेरियार पार्क है उसमें एलिफेंट रिजर्व बहुत ज्यादा, एलिफेंट के लिए जाना जाता है भाई केरल, है ना, तो वो है। लद्दाख में एक ही है हेमिस नेशनल पार्क, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। अजीब बात है ना, सबसे बड़ा नेशनल पार्क लद्दाख में है। आप जानते हो लद्दाख ऊपर है। मध्य प्रदेश में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्क दिखा रहा है, जिसमें से इम्पोर्टेंट थोड़े से कम है। अब जैसे फोशल नेशनल पार्क लिखा हुआ है, इसके बारे में कोई डिटेल ही नहीं है। आप याद रखो, वन विहार मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा जो है वो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। संजय नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का, तो याद रखना पड़ेगा। पेंच नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पड़ता है भाई, मुझे भी याद नहीं, लेकिन सतना साइड पड़ता होना चाहिए। पेंच रिवर, नेम फ्रॉम पेंच रिवर दैट फ्लोज फ्रॉम फार फ्रॉम नॉर्थ साउथ डिवाइडिंग पार्क, ऑलमोस्ट नाम नहीं लिखा इन्होंने। पन्ना जो है वो पन्ना जगह का ही नाम है, वहीं पर है, जाहिर सी बात है। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में है। कूनो नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा ज्यादा फेमस है और टाइगर के लिए है, तो कान्हा का देख लेना एक बार। बांधवगढ़ बहुत फेमस है टाइगर के लिए, बांधवगढ़ बहुत फेमस है, याद रखना चाहिए आपको। बंगाल टाइगर के लिए है। तो ये मध्य प्रदेश के हैं, जरूरी है तो भाई साहब थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा, है ना। बांधवगढ़, तो यहाँ पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा केरल में है। हीराकुंड परियोजना संबंधित है, तो ये शायद अपन पहले ही बात कर चुके हैं, महानदी बेसिन से। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? मैं सन भूल जाता हूँ, 1919 है शायद, मेरे को अगर गलत हो तो करेक्ट करो। 1919 सही में है। पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि रॉलेट एक्ट था क्या। रॉलेट एक्ट, एक्ट मतलब होता है कानून, है ना, एक्ट मतलब होता है कानून। और ऐसा कानून था जो कि अंग्रेजों को खुली छूट देता था कि भारतीयों को वो गिरफ्तार करके कितने भी दिनों के लिए जेल में बंद कर सकते थे। तो रॉलेट एक्ट वो था। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों को ये सुनिश्चित करता था कि वो किसी भी भारतीय क्रांतिकारी को पकड़कर जेल में बंद कर देंगे और उनको कुछ कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो ये उसका विरोध हुआ था रॉलेट एक्ट का बहुत ज़्यादा, भारतीयों ने किया था 1919 में। और उसी के खिलाफ जो है वो 1919 में आपको मालूम है जलियांवाला हत्याकांड बाग भी इसी सन में हुआ था। कोलकाता के द्वारकानाथ टैगोर 1830 और 40 के दशक में प्रसिद्ध थे। द्वारकानाथ टैगोर उद्यमी के रूप में थे। द्वारकानाथ टैगोर भूमंडलीकृत विश्व के बनने में जो भारत के व्यापारी आते हैं ना, जहाँ तक कि उसमें नाम आता है, कोई मदद करेगा? द्वारकानाथ टैगोर 1840 सही है भैया। 30-40 के दशक में, हाँ, तो उद्यमी थे द्वारकानाथ टैगोर। और क्या इनका लेना देना रविन्द्रनाथ टैगोर से था? कोई ये भी बताएगा क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि कोलकाता पश्चिम बंगाल, वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर भी है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के कोई रिलेटिव थे क्या, किसी को पता है? नहीं पता है तो यहाँ पर देखते हैं, द्वारकानाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में रिलेशन क्या था। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो गूगल बताएगा कि ये दोनों चाचा भतीजे थे, जहां तक मुझे याद है।
द्वारकानाथ टैगोर and Rabindranath Tagore relationship. He was also the grandfather of Rabindranath Tagore. अच्छा दादाजी थे द्वारकानाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी थे। एक और नाम आता है टैगोर में, कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ शायद। चिल्ड्रन देवेंद्रनाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ के टैगोर के बेटे रविन्द्रनाथ टैगोर। बढ़िया है, दादाजी थे द्वारकानाथ टैगोर। एक और आता है नाम, अबिंद्रनाथ टैगोर आता है क्या? अबिंद्रनाथ टैगोर है ना, वो थे इनके भतीजे। द्वारकानाथ टैगोर दादाजी थे रविन्द्रनाथ टैगोर के, और एक अबिंद्रनाथ टैगोर आता है, अबिंद्रनाथ टैगोर, हाँ ये थे अबिंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के जो थे भतीजे थे ये। अबिंद्रनाथ टैगोर है रविन्द्रनाथ टैगोर, मतलब पूरी खानदान ही जो है बहुत ज्यादा फेमस था। अरे रे, अबिंद्रनाथ टैगोर प्रिंसिपल आर्टिस्ट और क्रिएटर थे, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट आर्टिस्ट थे एक। और ये जो थे ये भतीजे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के। तो ये याद रखना, मेरे को इसलिए कंफ्यूजन हुआ जब द्वारकानाथ टैगोर आया और पता चला कि वो दादाजी हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के और एक व्यापारी थे। तो एक चीज यहाँ पर छुपी हुई है, मालूम आपको? रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के मतलब टॉप क्लास राइटर थे इंग्लिश राइटिंग के, इंग्लिश और बांग्ला राइटिंग के, जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा भारत का, टॉप क्लास राइटर थे। उनके दादाजी उद्यमी थे भाई साहब। 1830-40 में, 1830-40 में व्यापारी होना मतलब उस टाइम भारत के बहुत जाने माने खानदानों में से एक होना। और हमारी इसमें लाइफ की सीख क्या छुपी है मालूम? जो आर्टिस्ट जन्म लेता है ना, आर्टिस्ट जो या फिर जो ज्यादा बहुत ज्यादा सोच पाता है, फिलोसफी लिख पाता है, फिलोसफी बोलते हैं, वो फिलोसफी वही लिख पाता है जिसका पेट भरा होता है, वही ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर पाता है। जिसका पेट भरा नहीं होता ना, वो ज्यादा फिलोसफी नहीं झाड़ता, वो ज्यादा बड़ी बातें नहीं करता, है ना। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके घर में खाने को नहीं मिल रहा है उसको ऐसी वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलोगे ना, तो वो गाली सुनाएगा तुमको और बोलेगा कि भाई इधर खाने को नहीं और तू कहाँ कहाँ की बातें कर रहा है। ये डेली मतलब हमारे दैनिक जीवन की भी एक सीख है इसमें। बड़ी बड़ी बातें तभी काम की होती हैं जब पेट भरा हुआ हो। रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, उस टाइम के बिजनेसमैन थे वो, इसीलिए कारण से वो उनका पेट भरा हुआ था भाई, उनका सब कुछ संतुष्टि थी, खाने वाने में कोई कमी नहीं थी। उसके कारण से ही वो इतना अच्छा सोच पाए या इतनी ज़्यादा फिलोसफी लिख पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सम्मान नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ एक सीख है दैनिक जीवन की। आपका पेट भरा हुआ होगा ना तभी बड़ी बड़ी बातें कर पाओगे। पहले पेट भरना जरूरी है, मतलब सबसे पहले आपको कोई एक पैसे से रिलेटेड चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो वो चाहिए, तभी फिर आप जो है दूसरी बारे में बात कर सकते हो किसी दूसरी बात। मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी करता है। तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कैसे पता चलेगा? देखो हिंदी में तो अपन पढ़ते हैं मानव विकास रिपोर्ट, अगर आप इसका इंग्लिश वाला पढ़ोगे ना वर्जन 6 वाला, तो आप पाओगे यहाँ लिखा हुआ है हु डेवलप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। भाई साहब डेवलपमेंट जब आ रहा है और इसमें देखना कहीं पर भी डी दिख रहा है, केवल इसी में दिख रहा है डी, तो आप इससे लॉजिकली लगा सकते हो कि डी इसमें दिख रहा है, डी फॉर डेवलपमेंट होगा और एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो भाई साहब यही आंसर है हमारा, यूएनडीपी। भैया आपने स्क्रीन चेंज नहीं की है शायद। सॉरी, मैं भूल गया। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? हाँ, मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी करता है, तो ये जो है संगठन है यूएनडीपी। अच्छा यूएनडीपी तो हम पढ़ ही रहे हैं, पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, मैं ये बोल रहा था हिंदी में समझ में नहीं आ रहा कौन, तो इसी को इंग्लिश में पढ़ोगे ना आप तो थोड़ा सा समझ में जाएगा। मतलब ये ट्रिक है एक तरह की, कई ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में सॉल्व हो जाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर,
डी फॉर डेवलपमेंट, और डी हमको केवल एक ही जगह दिख रहा है बस, बाकी जगह डी कहीं नहीं है किसी भी ऑप्शन में, तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। हाँ लेकिन फुल फॉर्म पता होना चाहिए। हम देख लेते हैं एक बार चारों फुल फॉर्म के मतलब क्या है और क्या क्या करते हैं ये लोग। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और ये क्या करता है, पूरी दुनिया भर में देशों का अध्ययन करता है और पाता है कि वहाँ उन देशों में डेवलपमेंट कैसा चल रहा है। मतलब प्रति व्यक्ति आय कितनी है, राष्ट्रीय आय कितनी है, उसके साथ साथ एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं। बच्चे, ऐसा तो नहीं है कि छोटी क्लास से ही जो है वो स्कूल छोड़ दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं। तो एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, ये भी स्टडी करता है। और साथ ही साथ अपन ने शायद इसको चैप्टर में भी पढ़ा होगा, केरल का एक उदाहरण लेके, कि केरल में जो है वो हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, लेकिन केवल आय जो है वो डेवलपमेंट का आधार नहीं हो सकती। केवल किसी राज्य की आय ज़्यादा है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो डेवलप्ड है। वहाँ आय के साथ साथ हमको स्वास्थ्य भी देखना पड़ेगा, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं कि नहीं उनको, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा, है ना। ये तीनों से तीन चार चीज़ें देखी जाती है, राष्ट्रीय आय भी देखी जाती है, साथ साथ वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है वो भी देखा जाता है। वहाँ ये भी देखा जाता है कि बच्चे कुपोषण से कितने मर रहे हैं, कितने बच्चे जो है वो जन्म के कुछ समय बाद ही मर जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसा हो रहा है तो माँ कुपोषित है, और वैसा नहीं होना चाहिए किसी भी डेवलप राज्य में। तो ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें कैलकुलेट करता है, और यूएनडीपी एक रिपोर्ट जारी करता है जिसके तहत देशों की रैंकिंग तय की जाती है। हमें हमारी बुक में रैंकिंग है, और उसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि हमारी रैंकिंग उसमें श्रीलंका से भी खराब है। पाकिस्तान से अच्छी है, लेकिन एशिया में हमारी रैंकिंग जो है वो श्रीलंका से भी खराब है। श्रीलंका की रैंकिंग यूएनडीपी में हमसे अच्छी है। तो अगर आप चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें जहाँ बीएमआई के बारे में पढ़ते हैं ना, बॉडी मास इंडेक्स, और शायद मैंने ये पढ़ाया बीएमआई क्या होता है। बॉडी मास इंडेक्स जो है वो ये दिखाता है कि आपकी हेल्थ और हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना है, आप कुपोषित तो नहीं हो, हेल्थ और हाइट के बेस पे। तो वो हाइट मापता है और आपका वेट नापता है, और उसमें से बीएमआई निकालता है। किसी को अपनी हाइट पता है क्या? अपन किसी का बीएमआई कैलकुलेट करते हैं ऑनलाइन, इसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। बॉडी मास इंडेक्स के बारे में जहाँ पढ़ते हैं वहीं पर यूएनडीपी के बारे में आता है, उसी चैप्टर में आता है जहाँ तक है। किसी को सेंटीमीटर में हाइट पता है अपनी? कोई हाइट और वेट बताओ, बीएमआई देखते हैं आपका। नहीं तो फिर मैं अपना देखता हूँ। भैया फिट में पता है हमको। फिट में पता है? देख लेते हैं फिट में ये पूछ रहा है कि नहीं। हाँ फिट में बता रहा है, यूर हाइट, फिट बताओ। 5 ही डाल दीजिए आप। अरे यार लेकिन मालूम इसमें वेट किलोग्राम में इसमें दे रहा है, मेट्रिक पर 5 फीट। तो देख लेते हैं, फीट को कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, फीट इंटू इंचेस, नहीं सेंटीमीटर में चाहिए अपन को, सेंटीमीटर्स। तो हाइट सही पता है पक्का, 5 फीट ही है, 152.4। नहीं तो गलत आ जाएगा, मुझसे मत बोलना। वेट पूर्व बता पाएगी क्या? 47। 47। कंप्लीट बीएमआई। बीएमआई आ रहा है आपका 20.2। तो यहाँ पर बीएमआई की कैटेगरी क्या है? अगर 18.5 से बराबर या कम होता है तो उसको अंडरवेट बोलते हैं, मतलब आप कुपोषित हो। नॉर्मल वेट जो है उसकी रेंज आ रही है 18.5 से 24.9, जो कि आप उसी रेंज में। नॉर्मल वेट मतलब सामान्य वजन। ओवर वेट होता है जब आपका बीएमआई 25 से 29 आता, 29.9। और ओबेसिटी मतलब मोटापा कहलाता आपका यदि आपका बीएमआई 30 से ज्यादा आता। मतलब अभी आप नॉर्मल वेट में लाई कर रहे हो, मतलब आपका इट वेट। मीन्स कि मैं मोटी नहीं हूँ। हाँ, बीएमआई की डेफिनेशन बोलती है कि आप ओबेसिटी से ग्रस्त नहीं हो, मतलब मोटापे से ग्रस्त नहीं हो। अगर आपका बीएमआई 30 से ज्यादा आता तो बिल्कुल आप ओबेसिटी से ग्रस्त होती। तो यदि मैं यहाँ पर शायद किसी दुबले पतले का, मुस्कान का डालूं, मुस्कान बताएगी नहीं लेकिन, तो शायद हो सकता हो नॉर्मल वेट से कम आया उसका बीएमआई। ये लोग बहुत सुखते हैं, लकी, मुस्कान। मुझे मुस्कान का वेट पता है। वेट पता है, हाइट पता है मेरी उसकी हाँ, कितनी होगी, हाइट कितनी होगी फिट में? फिट फाइव तो ज्यादा ही पॉइंट होगी, थ्री के करीबन होगी। 5.3, मतलब 161। अपन नाम नहीं ले रहे हैं ना इसको, नहीं तो गुस्सा करेगी। 161.5, 161.5 सेंटीमीटर हो जाएगी हाइट। और वेट कितना है इसका? 55 कितना? आ रही थी वो मुझे, क्योंकि तब अपन ने नापा था ना तब। 35, 45। 45। हाँ। देखते हैं इसका बीएमआई। इसका आ रहा है 17.3, सच में कुपोषित है।
बीएमआई आ रहा है इसका 17.3, अंडरवेट बता रहा है बीएमआई की कैटेगरी, कि इसका बीएमआई जो है वो अंडरवेट है, कुपोषित इसको खाने की जरूरत है ना। तो ये बीएमआई क्या दिखाता है, बीएमआई दिखाता है कि आप जो है वो कमजोर हो, आपका वजन नॉर्मल है, या फिर आप मोटा ओवरवेट हो, या फिर और ज्यादा मोटापे से ग्रस्त हो, है ना। तो ये बीएमआई कैलकुलेटर कहलाता है। अगर कोई को कैलकुलेट करना है तो आप गूगल पे कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने अभी ब्राउजर चेंज कर, हाँ ब्राउजर। तो याद रखिए इसको, यूएनडीपी जो है वो मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। अच्छा, यूनिसेफ क्या है? तो यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन, यूएन का ही प्रोग्राम है। यूनाइटेड नेशन फुल फॉर्म यार मेरे को नहीं पता, लेकिन यूनिसेफ जो है वो स्वच्छता से रिलेटेड काम करता है दुनिया भर में। यूनिसेफ जो है वो स्वच्छता से रिलेटेड काम करता है। यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो मैंने क्या मालूम क्यों याद किया है इसको स्वच्छता से रिलेटेड, क्योंकि मैंने देखा है जब हाथ धुलाई दिवस के रूप में बहुत ज्यादा भारत में बच्चों को सेफ्टी के लेकर जो है हाथ धुलाई दिवस मनाया गया था, मैंने उससे याद किया था। मेरे को लगा था ये हाइजीन पे काम करता है, और वाकई में बच्चों की हाइजीन पे काम करता है यूनिसेफ। आपने कई जगह लोगों पे देखा होगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो ये बच्चों के लिए काम करता है। तो जो भी टीके वगैरह लगते हैं ना आपको, यूनिसेफ की मदद से ही लगते हैं। बच्चों को टीके जो लगते हैं यूनिसेफ की वजह से लगते हैं। बच्चों की स्वच्छता के लिए जितने भी काम किए जाते हैं, अभी जो आपको दवाई दी जा रही है वो भी, उसमें भी यूनिसेफ का कहीं ना कहीं से हाथ होगा। अगर एक और चीज देखोगे आप, जितने भी यहाँ पर कोई वो आ रहे हैं ऑप्शन आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यूएन से आ रहे हैं, यूएन से जुड़ा हुआ है। ये यूएन क्या है भाई? संयुक्त राज्य क्या है? तो संयुक्त राज्य के बारे में अपन बात करेंगे, थोड़ी सी लंबी बात है, अभी पेपर देख ले फिर उसके बाद। ऐसे WHO जो है, आपने मुझे नहीं मालूम कितने बच्चों ने कोरोना के टाइम में देखा, WHO का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया। WHO जो है वो ही घोषित करता है कि महामारी आ गई है। ये भी यूएन का ही प्रोग्राम है, यूएन यूनाइटेड नेशन संयुक्त राज्य का ही एक अंग है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और यही बंदा जो है दुनिया भर में जो है टीकों का प्रचार, मतलब टीके लगवाना, बीमारी से, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, जाहिर सी बात है वो स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं देख रहा होगा पूरी दुनिया भर में। तो जैसे ही चाइना में केसेस बढ़ने लगे थे कोरोना के, सबसे पहले WHO आगे आया। वो बोले भाई साहब, चाइना में ऐसी कोई बीमारी है जो फटाफट फैल रही है, संक्रमण फैल रहा है, सभी को आगाह किया जा रहा है। 1 महीने बाद बोलता है कि भाई साहब इसको महामारी घोषित कर रहे हैं, हम सारे देश सतर्क हो जाए, ये महामारी है और इससे बहुत सारी जानें जा सकती हैं। WHO ने आकर सबसे पहले ये बोला, है ना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को जो है वो एक यूएन की संस्था है, संयुक्त राज्य की संस्था है। और ये क्या करती है? ये हमारे जितने भी पुराने ऐतिहासिक इमारतें हैं, फुल फॉर्म देख लेते हैं, जितनी भी पुरानी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनका बहुत ज्यादा विरासत है वो, तो जो हमारा यूनेस्को होता है उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है यूनेस्को। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपको फुल फॉर्म रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में आया है वो। तो आपको सारे के बारे में पता होना चाहिए। यूनेस्को क्या करता है? यूनेस्को जो है वो जितने भी हमारे दुनिया भर में वो हैं पढ़ने, मतलब एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज या फिर हिस्ट्री से, बहुत पुरानी हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज, तो यूनेस्को उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर देगा, क्योंकि दुनिया की विरासत है ये। तो हमारे ताजमहल को यूनेस्को ने करके रखा है, हमारे यहाँ भोपाल में भीम बेटिका को करके रखा है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है वो। तो ये पता होना चाहिए आपको बाकी के बारे में भी। एक ऑब्जेक्टिव में इतनी सारी चीजें छुपी हुई थी। यूएनडीपी विकास रिपोर्ट जारी करता है, यूनिसेफ जो है बच्चों की सेफ्टी के लिए काम करता है, WHO हेल्थ के लिए काम करता है, यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज के लिए काम करता है। सारी की सारी यूएन की संस्था है, संयुक्त राज्य की संस्था है। संयुक्त राज्य एक ऐसा संगठन है जो कि दुनिया भर में शांति के लिए काम करता है। बहुत सारे देश उसके सदस्य हैं, लगभग सभी देश ही सदस्य हैं। अगला आते हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। इंग्लिश में बोलते हैं सेकुलर। ऐसा व्यक्ति जो धर्म के, अब देखना कई बार मालूम हम जब ऑब्जेक्टिव पढ़ते तो ये ना पढ़ना भूल जाते हैं, फाइनल में ध्यान रखिएगा कहीं ना तो नहीं लिखा हुआ है। धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाले को हम बोलेंगे कट्टरपंथी।
धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाले को कट्टरपंथी बोलेंगे, और ना करने वाले को हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष कहेंगे या सेकुलर कहेंगे। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इसके पहले खालिस्तान थे। व्हाट? महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया 1915, इट्स अर्लियर देयर वेयर। उसके पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे, उसके पहले वकालत करते थे, इंग्लैंड में वकालत के लिए पढ़ाई कर रहे थे। 1915 में भारत लौटे, इसके पहले वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। भारत लौटे इसके पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। या फिर आप इसमें अब 2-3 आंसर आ सकते हैं। वो वकालत कर रहे थे वहां पर दक्षिण अफ्रीका में। दोनों हो सकते हैं, वकालत कर रहे थे ये पूछा है कि दक्षिण अफ्रीका में थे जगह का नाम पूछा है ये पूछा है, दोनों आंसर हो सकते हैं। और अगर आप कंफ्यूजन में रहोगे तो क्या लिखोगे? वो लिखोगे दक्षिण अफ्रीका में वकालत कर रहे थे। मैं तो पूरा ही लिखता हूँ भाई, अब आपको जो अच्छा लगे वो रख लो आप। औसत आय को खालिस्तान कहा जाता है। औसत आय को ही हम प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय, मतलब भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं ना, उनकी प्रति व्यक्ति आय एक। लेकिन हालांकि ये नहीं होता कि इसका मतलब ये नहीं है कि सभी की आय उतनी होगी, कुछ की कम भी होगी, कुछ की ज्यादा होगी, तो वो एवरेज इनकम निकाल रहे हैं, इसलिए उसको प्रति व्यक्ति आय बोल रहे हैं। बेल्जियम में खालिस्तान सरकार है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है। बेल्जियम में खालिस्तान सरकार है या लोकतांत्रिक सरकार है? संघवाद है बेल्जियम में। यहाँ पर बेल्जियम में एक ही चीज अलग है, वो धार्मिक सरकार होना, तो वहां पर उस धार्मिक सरकार को वो भी बोलते हैं, अभी मैंने क्या बोला था जस्ट, सामुदायिक सरकार। तो सामुदायिक सरकार बोलते हैं उसको बेल्जियम में। और मेरे ख्याल से वही पूछा हुआ है इन्होंने कि बेल्जियम में कौन सी सरकार है, तो सामुदायिक सरकार है। और बाकी लोकतंत्र तो सिंपल ही है, जैसे इंडिया में लोकतंत्र है ना, वैसे ही वहां पर भी लोकतंत्र है। प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान उत्तरदायी है। प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। मुझे मालूम ऑब्जेक्टिव से बहुत नफरत जैसी होती है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव में भाई 2-3 आंसर आ सकते हैं। अब टीचर भाई ये अगर इसमें मान लो हो सकता है दूसरा आंसर हो, तो मैं गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं भी तो सही बोल रहा हूँ। प्रजातांत्रिक सरकार जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, क्या गलत है इसमें? और मेरे ख्याल से यही आंसर भी है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के ब्रिटेन में हुई। ब्रिटेन को ही बोला जाता है औद्योगिक क्रांति का जनक। भारत का सुनहरा रेशा पटसन को बोलते हैं, दूसरे शब्दों में इसको जूट भी बोलते हैं। जूट या पटसन भारत का सुनहरा रेशा कहलाता है। सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र में शामिल है? व्हाट द हेक? सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र में शामिल है? सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए तंत्र में, इन विच सिस्टम द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड। सिस्टम पूछा है, दूरसंचार। सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र में शामिल है? सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं यदि हम, तो क्षेत्र पूछ सकते थे, प्रत्येक क्षेत्र में आता, सेवा क्षेत्र में आता। अब हो सकता सूचनाओं का आदान प्रदान अगर राज्य और उसमें कार के बारे में पूछा हुआ है। सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र में शामिल है, देखना पड़ेगा भाई। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में, आपको पता है। जनमत संग्रह क्या है ये? जनमत संग्रह क्या, अच्छा एक वाक्य में उत्तर देना है। जनमत संग्रह किसी एक विषय पर आम राय बनाना, किसी एक टॉपिक या विषय पर आम राय बनाना जनमत संग्रह कहलाता है। जमशेदपुर प्रसिद्ध है इसके टाटा स्टील प्लांट के लिए। स्टील का पावर प्लांट, स्टील का प्लांट है वहां पर, इस्पात बनता है, स्टील को हिंदी में बोलते हैं इस्पात। तो जमशेदपुर जो है वो जमशेद जी टाटा के नाम से वहां पर एक इस्पात संयंत्र है, उसी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। वैध शासन किसको बोलते हैं? जो कि जनता के द्वारा स्वीकृत शासन होता है, जो कि उस देश के बनाए हुए संविधान के आधार पर शासन किया जाता है, उसे हम वैध शासन बोलते हैं। जनता के द्वारा स्वीकृत और वहां के संविधान पर आधारित शासन जो है, उस देश के संविधान पर आधारित शासन वैध शासन कहलाता है। सही है, बढ़िया। एक बचा था केवल, इन विच सिस्टम एक्सचेंज ऑफ यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड। चलो एक बार फिर से ज्वाइन करो अगर समझ में आ रहा है चीजें तो, और अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो एक बार फिर से ज्वाइन करो फटाफट, ताकि अपन अगले सवाल भी कर सकें। जल्दी जल्दी ज्वाइन